हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। और आज इस वीडियो में काफ़ी डिमांडेड वीडियो थी। ये यश के साथ मैं वीडियो कर रहा हूँ फिजिक्स के टॉपिक पे। राइट, हम लोग ने ऑलरेडी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो डाल रखी है आपके लिए कि कैसे आप बायोलॉजी और एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है उससे मैक्सिमम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही हम लोग फिजिक्स के एनसीईआरटी पे इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स के एनसीईआरटी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन किन एरियाज पे फोकस करना है। राइट, सो यश अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, देन वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। So hello guys, I am Yash Gopinath Sonkusle. I secured a mark of 705 in NEET 2021 with a all India rank of 60, and my physics score was 170, chemistry score was 175, and biology score was out of that is 360 on 360. ठीक है, सो गाइस सबसे पहली चीज जो हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे वो इस वीडियो का डिस्क्लेमर है बेसिकली कि ये जो वीडियो है, यश तुम बताओ क्या है। Actually what happens that physics ये ऐसे है कि एनसीईआरटी में से इतना पूछते नहीं है, बट व्हाट हैपेंस कि एनसीईआरटी में फिजिक्स बहुत डिस्पर्स लिखी है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो आपको अगर 10 महीने भी अगर आप पढ़ेंगे तो उतना उसका यील्ड नहीं है, क्योंकि आप नोट्स जो बनाते हैं वो अलग होता है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी में बहुत डिस्पर्स दे रखा है, बहुत सारा थ्योरी जो कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन टिपिकल एससीवी जैसे लिखती है। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत होता है, बट यील्ड जो आ सकता है नीट में वो बहुत कम होता है। लाइक किसी आप शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो वो थोड़ा अलग पड़ता है। तो इसीलिए अपन ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिक्स इज एक्स्ट्रा फॉर ओनली फॉर एक्स्ट्रा एज। लाइक आपको फिजिक्स ऐसा नहीं करना है कि एनसीईआरटी की बुक आप ले चुके हैं और फिर बाइबल की तरह उसको एनसीईआरटी बायोलॉजी की तरह पढ़ रहे हैं, वो वाला आप यहाँ पे नहीं करना है। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको लाइक उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, या फिर उनको फिजिक्स में 150 प्लस या फिर 160 प्लस ऑलरेडी आ रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि अपने 20 मार्क्स कहाँ पे जा रहे हैं, एक्चुअली थ्योरी वाला पार्ट कहाँ से निकल रहा है, या फिर जो रट्टा मारने वाला पार्ट होता है मोस्टली जो एनसीईआरटी में से एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली पूछ सकते हैं, तो वो वाला पार्ट बस अपन एनसीईआरटी में से पढ़ना है। बाकी जिनके पास अभी तक उन्होंने एनसीईआरटी को स्टार्ट नहीं किया है और अभी बस 2-3 महीने बाकी है, उनको एनसीईआरटी को नहीं चुना है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो मैं लास्ट में बता दूंगा, वो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ ठीक है, सो गाइस आपको क्लैरिटी मिल गई किन के लिए ये वीडियो है। ठीक है, जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है या फिर जिनके ऑलरेडी 150 to 160 स्कोर आ रहे हैं और उनको पता करना है कि यार फिजिक्स एनसीईआरटी से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन एरियाज पे फोकस करें। राइट, सो वही जो है उनको इस वीडियो से एक्चुअली फायदा होगा। राइट, बाकी सभी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक है, यश की बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे, कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। तुम्हारे अगर 50 से 60 नंबर आ रहे हैं ना फिजिक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ऐसी चीज है जो तुम्हारे मार्क्स को 140 तक ले जाएगी। और मैंने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल इंसोनियन यारिस पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे सभी चैप्टर्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1998 ऑनवर्ड्स टू 2021 टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एनालिसिस के साथ डाल दिया। ठीक है, चैप्टर वाइज डाल दिया। राइट, सो उसको पहले लगा लो। ठीक है, टाइमर के साथ, स्टॉपवॉच के साथ अच्छे से सिंसियरली ऑनेस्टली बैठ के लगाओ बिना चीटिंग किए हुए। राइट, दूसरी चीज माइंड मैप्स आपके फॉर्मूला शीट्स जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ के फॉर्मेट में फिजिक्स के सभी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर एक पेज पे कवर किया गया है माइंड मैप्स में। एंड उसको आपको क्या करना है, याद करना है उन फॉर्मुलोज को, और वो ही फॉर्मुले देखना आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआर आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें, एंड एज वेल एज आपके नीट के एग्जाम हॉल में। राइट, ये भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, फोर्थ टेस्ट जो आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट जो दे रहे हो वो देते जाओ और उसकी एनालिसिस करो। इतना करने से फिजिक्स में आपके पास सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज 130 to 140 मार्क्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं अगर आप नीट 2022 दे रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ना है। राइट, इधर ही ये नहीं है कि मतलब 3 महीने लगा दिए फिजिक्स पढ़ने में और आप फिजिक्स एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है स्मार्टली वर्क करो, अपने टाइम को अच्छे से एलोकेट करो, केमिस्ट्री और बायो पे भी टाइम दो। ठीक है, ये चीज हम लोग ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वीडियो में नहीं बोली थी एक्चुअली। बायोलॉजी के वीडियो में उल्टा हम लोग ने ये बोला था एनसीईआरटी का कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, मतलब एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, पर फिजिक्स में अपने टीचर्स पे रिलाई करो, अपने नोट्स पे रिलाई करो। और ये चीज, ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई ना, प्लीज कर लेना। और इसको जो क्लाउड कर रखा है ये एक्स्ट्रा एज है। चलो अब शुरू करते हैं कि हाँ एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सो यश फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही डिस्क्लेमर है कि जिनका 150 प्लस अभी चल रहा है, फिर 160 प्लस, उनको ही पढ़ना है और उनको एक्चुअली सिलेक्ट करना है कि क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में से। ऐसा नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आई विल टेल यू एग्जांपल, कुछ होता है कि लाइक नोट्स अपन पहले पढ़ते हैं, फिर अगर उसके बाद अपन एनसीईआरटी में मूव ऑन करते हैं, तो ये 2 टाइप्स के अपने को लाइक कंसेप्ट मिल सकते हैं। एक होता है कि अपने को जो पहले से पता है, लाइक अपने को एक ग्राफ होता है कि
ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहते हैं, ये सबको पता है कि एक्स और टी का ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप, जिसका स्लोप आएगा वेलोसिटी, इट इज द यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ। बट अगर मैं ये भी अगर एनसीईआरटी से पढ़ने जा रहे हैं तो अपना कितना टाइम लूज होगा। तो एग्जैक्टली बात ये है कि एनसीईआरटी में से वो टॉपिक पढ़ना है जो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए रखा है, ये नहीं कि आप वो नोट्स का भी पार्ट रिवाइज कर रहे हैं उसमें से, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लाइक आई शोड यू एग्जांपल, ये तो हो गया सिंपल ग्राफ जो अपन खुद डिराइव कर सकते हैं। मेरा फोकस ये है कि मोस्टली आप उस ग्राफ पे फोकस कीजिए जो एनसीईआरटी में फैक्चुअली दी गई है अलग से। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दिस ग्राफ, द डैश लाइन रिप्रेजेंट द लिनियर दैट इज डेविएशन ऑफ ओम्स लॉ ऑफ अ गुड कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जैसे कि ये बता सकते हैं कि ये वाला आइडियल कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर का क्या होता है ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा दे देंगे, ऊपर देंगे, एक नीचे दे देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ही दे देगा, और वो कहेगा कि गुड कंडक्टर है, स्टूडेंट सोचेंगे आइडियली वो गुड कंडक्टर, आइडियल गुड कंडक्टर इज आइडियल, मतलब ये डॉटेड लाइन होगा आंसर। तो ये ध्यान रखना है, राइट। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे एनसीईआरटी को आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देते हैं। अभी आपको देखने को भी मिलेगा, आगे हम बताएंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है इन ग्राफ से, ठीक है। ये आगे बढ़े, हाँ चलो ये बताओ, ये क्यों डाला तुमने? तो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन में अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, फिर से एक डेविएशन है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में इसमें ये डेविएशन है कि एक ही वोल्टेज पे दो करंट मिलते हैं, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है वैसे जीएएस का। और ये है कि डायोड का जो अपन स्पेशली पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में, तो ये भी डेविएशन है ओम्स लॉ का ही। बट ये बच्चों को पता नहीं होता है कि अरे हाँ इसका डेविएशन ऐसा होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली चीजें जो है एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस किए जाते हैं रादर देन मॉडल्स में। मॉडल्स में अपने को पढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स मेनली पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम्स का डेविएशन पढ़ेंगे, V इज इक्वल्स टू IR के बहुत सारे एग्जांपल करा देंगे। बट ये फैक्चुअल चीज है, ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में दी होती है, मोस्टली कोचिंग मॉड्यूल्स में नहीं दी होती है एक्चुअली। तो ये अपन स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये क्या तो यार वीडियो का वही एसेंस है कि एज पे तुम्हें खुद आना है, एक्स्ट्रा एज हम ये वीडियो में बता रहे हैं, राइट। और यार मैं बता दूं, मेरी एम्स में यार 11 थी बैक इन 2017। एम्स के पेपर में एजर्शन रीजन में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होता था, हम अच्छे से पढ़ के जाते थे। मैं एग्जाम से मेरे को याद है 5 दिन पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू की थी अच्छे से, मतलब उस माइंडसेट से कि यार एजर्शन रीजन इस लाइन से ऐसे क्रिएट किया जा सकता है, और बहुत हिट्स हुए थे, समझ में आया था कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है एनसीईआरटी। पर अभी नीट में ऐसा सीन नहीं है यार, पेपर इजी आता है, आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट फोकस करो, किस सेक्शन को पहले करना, वो सब चीजें डिसाइड करने पे आप अपना टाइम वेस्ट आप यूज करो, रादर देन इसमें कि एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, राइट। वंस यू आर डन विद दैट देन यू कैन डू दिस थिंग। पर उसके बाद उसके लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हाँ, जिनको नीट 2023 देना और ड्रॉप करना है ना, वो ये चीज कर सकते हैं। पर जिनको इस साल ही क्रैक करना है, डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, contrary to what happens in inorganic, organic and biology, right? चलो आगे, यश इसमें। So this was question, ये तो सब familiar हो गया एक्चुअली, क्योंकि ये 2020 में पूछा गया था एक्चुअली क्वेश्चन। इधर से आके हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर। एक्चुअली इट वाज फॉर कॉपर का पूछा गया था, हाँ कॉपर का पूछा गया था, सॉरी। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2020 एंड बच्चे कंफ्यूज हो गए थे ये दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि टिपिकली ये ग्राफ आता है किसी भी कंडक्टर का, जो फॉर्मूला होता है ना, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चे ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए थे, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कॉपर का ये आएगा और नाइक्रोम का ये आएगा, जबकि दोनों भी गुड कंडक्टर है। तो अगर अपन ये नहीं पढ़ के गए तो अपन वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने को लगेगा अरे ये वाला ऑप्शन है। और मोस्टली ये हुआ एक्चुअली, क्योंकि मैं सीनियर से अगर पूछा कि हाउ वाज इट नीट 2020 पेपर, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज किया। तो ये होता है कि एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है, जो अलग से दिया है, जो थोड़ा डेविएशन वाला है, मोस्टली फैक्चुअल चीजें है, जो एक्सपेरिमेंटल चीजें है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी अगेन सेम थिंग, दिस इज फ्रॉम 11th एक्चुअली। और एक बात रहेगी थी कि 11th में ज्यादा नहीं है पढ़ना एनसीईआरटी में से। आप मोशन इन 1D अगर आप नोट से कर लेते तो उसको एनसीईआरटी में से करने का नहीं है इंपॉर्टेंस। 12th में मोस्टली जो चैप्टर्स होते हैं लाइक सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स हो गया, बाद में अपना हाई-फाई टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब बाउंड्री सेट नहीं है, बहुत हाई-फाई टॉपिक्स हैं ये। हाँ एक्चुअली वो तो सुना है कि एम्स में भी सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, करते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए ना एनसीईआरटी पे फोकस करो, ये एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो थ्योरी वाला पार्ट मोस्टली 12th से आने का ज्यादा चांस है रादर देन 11th का एक टिपिकल एग्जांपल मुझे मिला है ये कि हुक्स लॉ, जो अपने को पता है कि ये तो बहुत टिपिकल वाला एग्जांपल है कि हुक्स लॉ का ये जो टिपिकल जो ग्राफ आता है ये हर कंडक्टर के लिए या फिर मेटल के लिए लागू होता है। बट अ स्पेशल एग्जांपल इज दिस, द एओर्टा, द लार्ज ट्यूब वेसल्स, जिसमें इलास्टिक होता है, इलास्टिक टिश्यू की वजह से इसका ये जो ग्राफ है ये स्पेशली हाईलाइटेड किया गया एनसीईआरटी में। तो किसको पता कि ये 2-3 साल में अगर आ जाए नीट में कि which is the graph for aorta, तुम यश को देने वाले हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन लिंक कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। हाँ तो ये एंटी वाले काम हम कर रहे हैं। तुम्हें खुद लग रहा होगा ये बहुत प्रोबेबल चीज है, मतलब बगल में हमने तुम्हें दिखाया कि ये देखो कितना, मतलब कोई नहीं सोचा होगा
कि इस टाइप का क्वेश्चन उठा के दे देगा कॉपर का, ठीक है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक बायोलॉजिकल टिश्यू जिसमें इलास्टिक है, ऐसे करके भी वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं यही दे दे कि आयोटा बोल देंगे कोई बायोलॉजिकल टिश्यू जिसमें इलास्टिक है, तो प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना, इलास्टिक टिश्यू तो वही है, बस आयोटा नाम है, मैं बोल दूंगा उसका फायोटा, कुछ भी नाम दे दूं मैं उसको, मतलब ये तो फॉलो करेगा वो चीज, राइट। तो आ गया ब्लू बॉक्सेस, बाकी तो मैं भी बोलना चाहता था पर तुम बता। बाकी तो ये दोनों भी फील ले चुके हैं वैसे कि 12th में जो है आपको कुछ कुछ जगह पे मोस्टली चैप्टर्स है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स है, बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स है, वहाँ पे आपको ब्लू बॉक्सेस मिलेंगे जहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है। इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, लाइक ये रॉजर्स स्पाइरल है, इसका एप्लीकेशन ये है कि जो पैरेलल कंडक्टर्स में जो अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो वायर्स पास में आते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस कि अगर यहाँ से करंट गुजरेगा तो ये पास में आएगा, यहाँ से कनेक्शन टूटेगा, फिर वो फिर से ग्रेविटी से नीचे आएगा, हाँ पास आएगा, फिर तो ये टच चलेगा, ये रिपीटेटिव मोशन टाइप सा हो जाएगा। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर सर्किट बंद कर देंगे तो ये कौन से टाइप का मोशन होगा, और 4 ऑप्शन लगा देंगे मोशन के, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली अपन कंसिडर नहीं करते हैं एक्चुअली 2 वायर्स के बीच में मोशन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बहुत कम होता है वैल्यू उसका, म्यू नॉट का भी वैल्यू बहुत कम होता है, ये तो बड़ा है सबने कि बहुत कम वैल्यू होता है, बट फिर भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है रोजर स्पाइरल के स्पेशल केस में। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्पेशली जो ये ब्लू बॉक्सेस, तो ये वही इंपॉर्टेंस है कि ब्लू बॉक्सेस में अगर आप थोड़ा एनालाइज करके पढ़ते हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो बाकी नहीं बना पाएंगे, आपको टॉपर्स की लिस्ट में डाल सकता है एक्चुअली। बात है, पर हाँ वही बात है, पहले 150 लाओ, स्प्रिंग करना है, हाँ। अपने मार्क्स को ले जाना है 160, 170, 180 पे, ठीक है। अब ये वाला तो मैं भी एग्जांपल देना चाहता था, चलिए आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तो यार देखो, ये जो ऑरा वाली जो चीज होती है ना, ठीक है, तो आप देखते हो पोलर साइड पे अर्थ के ऑरा होता है, राइट। तो उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, हमारे एम्स के वक्त मेरे को स्पेसिफिकली याद है, मैंने ये एनसीईआरटी का ये ब्लू बॉक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो कौन सा जो आपका एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, कौन सा लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वहां पे, वो यहाँ पे दे रखा है, और इसने यहाँ पे डाल रखा है कि ऑक्सीजन जैसे ग्रीन और नाइट्रोजन पिंक। अब देखो, आपने एक बार पढ़ ली या फिर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी रुको, ठीक है, और ये चीज नोट कर लो, तुम्हें ये पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम यहीं से समझ जाओगे, इतना तुम ना समराइज भी करते चलो ब्लू बॉक्सेस में, ये नहीं कि वहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं। तो जो प्रॉबेबल क्वेश्चन लग रहे थे ना, मैं जब पहले दिन एनसीईआरटी एग्जैक्शन रीजन के लिए पढ़ रहा था ना, और दूसरे दिन, तो मेरा फोकस ही ये था कि मेरे को समराइज कर देना, ताकि लास्ट डे में फटाफट बस फ्लिप करूं और सारा क्रैक्स इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाए, राइट। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कलर ऑफ आयंस एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखो वही बात होती है एक्चुअली कि माइंड मैप्स और ये समराइजिंग का यही सिग्निफिकेंस है कि आपका टाइम बचना चाहिए, ये नहीं कि आप एक एक लाइन को फिर से पढ़ते जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरलाइन करने का सिग्निफिकेंस, माइंड मैप्स बनाने का सिग्निफिकेंस यही है कि आप टाइम बचाइए, क्योंकि वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो वही है कि आप माइंड मैप्स बनाइए, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखिए ताकि आपका टाइम बच सके। हाँ, और जो टाइम बचे है उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एंड में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन दिस इज फ्रॉम द 12th वाला पार्ट की बहुत प्यारा इसने सिलेक्ट किया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज है जो पोटेंशियली क्वेश्चन आ सकती है, और ये क्वेश्चन आता है तो हमने लीक किया है, ठीक है। चलो बताओ। ये फिनोमेना सबको पता होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस का अकोमोडेशन हो जाता है, तो यहाँ पे फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड होता है। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड हो जाती है, बट सबको ये नहीं पता कि इसको फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में स्पेशल से दिखा है, और मैंने जब आई विल टेल यू ऑनेस्टली कि मैंने 12th के हाफ तक जब तक ये वाला प्रिंसिपल मुझे पता था, बट ये नहीं पता था कि इसको फ्रिंजिंग कहते हैं एक्चुअली। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, अरे व्हाट इज फ्रिंजिंग, देन आई सर्च्ड ऑन गूगल, अरे ये तो पता है मुझे एक्चुअली, बट अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, तूने ये पैराग्राफ पढ़ा भी, तेरे को मालूम था सब कुछ, ठीक है, A to Z तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये सारी चीजें तुम्हें मालूम है, बट ये वर्ड तुम्हें नहीं मालूम, उसकी वजह से एक क्वेश्चन अटक गया, और शायद वो जो है तुम्हारा सिलेक्शन कर सकता है अगर तुम 620 के बॉर्डर पे हो, राइट। और कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज तुम्हारे से छूट सकता है क्योंकि तुम उस कॉलेज के कट ऑफ के बॉर्डर पे थे, राइट। तो प्लीज याद रखिएगा यार, आई थिंक बहुत अच्छी वीडियो चल रही है ये, और आगे एग्जांपल दो यार यश इसमें। ये तो आई थिंक इट्स नॉट गिविंग एग्जांपल, क्योंकि ये तो हर टाइम पेपर में आ चुका है एक्चुअली। तो 2 में से एक पेपर में आ ही रहा है कि कलर कोडिंग, इसका कोई लोग निमोनिक्स भी बना देते हैं। कुछ भी करिए, निमोनिक्स बनाए या फिर रट्टा मारिए, कुछ भी कीजिए, बट ये करके जाइए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और ये नहीं करके जा रहे तो पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं लग रहा कि ये पढ़ना चाहिए, तो फिर आप कुछ डेविएशन लग रहा है कि अरे आप कुछ सही तरह से पढ़ नहीं रहे। सही बात है। नेक्स्ट
बाकी ये एक्चुअली मुझे एक और टॉपिक बताना था कि आप कभी भी फिजिक्स का पेपर कभी प्रेडिक्ट करके मत जाइए, क्योंकि व्हाट हैपेंस कि 2017-18 में ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि टिपिकल मॉड्यूल बेस वाला क्वेश्चन आता था, लाइक हार्ड क्वेश्चन आते थे और कैलकुलेशन वाले। देन 19 में सडनली ऐसा हुआ कि बच्चों ने देख लिया क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी वाला क्वेश्चन, रेनबो का क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो व्हाट हैपन कि बच्चों ने 19 का पेपर सही से प्रेडिक्ट करके गए थे कि हाँ वो टिपिकल मॉड्यूल वाला पेपर आएगा, बट आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो बच्चे सरप्राइज हो गए। फिर 20 में जब आए तो उनको लगा कि चलो कुछ अच्छा पेपर एक्सपेक्ट करेंगे, बट 20 में आ गया एकदम इजी क्वेश्चन। यानी ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि इजी क्वेश्चन आ गया तो जल्दी से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इजी क्वेश्चन भी अगर आ गया तो माइंड को कंफ्यूज होता है कि अरे इजी क्वेश्चन इतना कैसे आ गया, तो अपन कुछ गलत तो नहीं सोच रहे कि इतना इजी तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा एक्चुअली। यू हैव टू डील विद एवरी बॉल टू इट्स मेरिट एक्चुअली, ठीक है, जैसी बॉल आ रही है उसके हिसाब से वो शॉट लेना है। हां, योर प्रिपरेशन लेवल शुड बी दिस एंड व्हाटएवर द पेपर बी बिटवीन दिस एंड दिस यू हैव टू डील, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस विल बी लेवल और दिस विल बी लेवल। सो वही चीज है कि 21 में फिर से हार्ड आ गया, तो बच्चे फिर से कंफ्यूज हो गए कि अरे इतना हार्ड क्यों है। तो बच्चों को शॉक देता है एक्चुअली पेपर के टाइम में। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अरे 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, कितना हार्ड कैसे सॉल्व होगा। तो शॉक बियर करने का ये रखो, और पहली बात तो कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाओ पेपर्स में। If you want to expect something, expect the unexpected. Yeah, actually. तो होता यही है यार, 3-4 लाइन के क्वेश्चन दिख जाए, ग्राफ वाला क्वेश्चन दिख जाए, डायग्राम वाला क्वेश्न दिख जाए, स्टूडेंट का दिमाग ही उड़ जाता है। वो ऑप्शन देखते हैं उनको लगता है कि वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बी न्यूट्रल टू द एग्जाम, कि जैसा पेपर आए वैसे उस मेरिट से अपन करेंगे। चलो यार, अब ये इसका कुछ सिग्निफिकेंस। तो ये प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ये बस वही चीज है कि ये नीट में आ चुका है और इसमें से एंगल भी पूछता है एक्चुअली, एंगल की 40, 42 फिर 46, 48 है शायद, तो वो पूछता है एक्चुअली। तो ये ऐसे वाले टॉपिक्स जो थोड़ा यील्डिंग है अपन पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से, रादर देन कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ते रहे। चलो ये अब इंडेक्स क्वेश्चन का हो गया ये चीज की, ये भी आ सकते हैं। हाँ, इंडेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक मुझे याद है कि 11th केमिस्ट्री में तुमने डिस्कस किया था। हाँ, कि इंडेक्स क्वेश्चन तो बताए थे कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा था। डेसिमल पॉइंट्स तक दिया था कि अगर आपने वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो आप तुरंत करके आ जाते, टिक मार के आते, क्योंकि आपको आपके पसीने छूट जाते घर पे सॉल्व करते करते कि आंसर ही आपको याद हो जाता है कि यार ये टफ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। तुम याद करने की कोशिश नहीं करते, पर इतना समय लग जाता है उसको सॉल्व करने में कि तुम्हें मालूम था कि इसका ये आंसर है, और वही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिखता ना तो तुम तुरंत टिक मार के आते। तो मैं बस यही कहना चाह रहा कि इंडेक्स क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है, उसको ओवरव्यू लेके चले जाओ, स्पेशली अगर कोई फैक्ट बेस्ड या फिर कंसेप्ट बेस्ड इंडेक्स क्वेश्चन है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ वाले आप लगा लो सारे, अगर टाइम नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं, पर हाँ एटलीस्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इधर आगे व्हाट इज द मोस्टली 12th का सेकंड पार्ट का जो एनसीईआरटी उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छे दिए इंडेक्स में, कंसेप्चुअल भी है, मतलब तुम गलत कर दोगे उनके ऑप्शंस अगर आ गए तो उनको कर लो। और ऐसे थिंक करना है, नॉट लाइक अ स्टूडेंट, थिंक लाइक अ टीचर, कि यहाँ से क्वेश्चन सच में बन सकता है नीट रिलेवेंट या फिर नहीं, तो वो अपने को अप्रोच डेवलप करने पड़ेंगे एक्चुअली। चलो यार, इसमें कुछ सिग्निफिकेंस है? ये तो बस वही था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो नहीं पता होता है एक्चुअली, मैंने मार्क कर दिए। ये समझ सकते हैं अपन कि ये एक नया प्रिंसिपल दिया था कि अगर अपने को परफेक्ट फ्रिंजेस चाहिए इन दैट केस ऑफ आईडीएससी, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन। ये एक्चुअली थ्योरी में नहीं दिया है, बट उन्होंने इंटेक्स में स्पेशली लिख के रखा है कि दिस शुड बी द कंडीशन फॉलोड। इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में दे देते हैं एक्चुअली, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो या साइड में नोट कर लो या फिर अपने नोट कॉपी में लिख लो उस कॉन्सेप्ट के उस फॉर्मूला के बगल में कि हाँ ये अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो दिस इज द इफेक्ट दैट वी विल बी सीइंग, राइट। तो ये होगी, राइट। अब ये बता दो यार क्या टॉपिक सही। बाकी तो अपन ने पहले डिस्कस कर चुका है कि नोट्स पे इस पे फोकस करना है, और फिजिक्स में तो मैं हर बच्चे को कहूँगा जो एटलीस्ट स्टार्ट भी कर रहा है कि थोड़ा सा टीचर्स को सुनिए, एक्चुअली टीचर्स को फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं भी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो मेरे कोचिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया, लाइक आई स्टडीड इन चौधरी कोचिंग क्लासेस अकोला, तो वहाँ पे लाइक मैं हर स्टार्टिंग में तो भी एटलीस्ट टीचर्स को फॉलो किया है, क्योंकि टीचर्स ये होते हैं कि जो अपने को बताते हैं, उनको हर बच्चे के लिए उन्होंने 2000-3000 बच्चों को अगर पढ़ा के रखे हैं तो उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो बता सकते हैं कि बच्चे कहाँ पे गलती करता है। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे के साथ रह रहे हैं और आपको उसका गलती पता नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है, और आप अगर वही सेम गलती दोहरा रहे तो आपका उस बच्चे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपको दूसरों से सीखना है, तो टीचर्स के बाद ऐसे बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो एक्चुअली आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए फिजिक्स के बारे में, तो भी एटलीस्ट कि जितना बताते हैं स्टार्टिंग में उतना फॉलो कीजिए। देन एट द लास्ट यू कैन टर्न ऑन टू एनसीईआरटी, जहाँ पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अगर आपको अभी एनसीईआरटी स्टार्ट करना है जस्ट बिकॉज ऑफ फियर कि आप कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन इजी वाला मिस ना कर दे, तो आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली निकाल के रखे हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स में से कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। आई विल शेयर द एनसीईआरटी पीडीएफ अदरवाइज।
जिस लाइक फ्रेजनल डिस्टेंस, ये मैंने 3 निकाले हैं फ्रॉम दैट वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट, जिसमें फ्रेजनल डिस्टेंस, मैलस लॉ एंड ब्रूस्टर्स एंगल, ये बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता है। वो YDS ही पढ़ लेते हैं पूरा, देन पोलराइजेशन पढ़ लेंगे, बट ये 3 जो टर्मिनोलॉजी है ये लास्ट के दिए एनसीईआरटी में, लास्ट में दिए। इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और ब्रूस्टर एंगल पे तो एक्चुअली नीट में क्वेश्चन भी आ गया था। तो ये वाली चीज होती है कि आपको अगर बस पढ़ के जाए तो समझ जाएंगे, बहुत इजी चीज है, बट टर्मिनोलॉजी पता नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली यही चीज है कि आप एनसीईआरटी में से ये वाला चीजें पढ़ सकते हैं। चलो यार, तो ये वीडियो हो गया यार फिजिक्स का, काफी डेप्थ में डिटेल में हम लोग ने बात की। आपके लिए ऑलरेडी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये फिजिक्स का हो गया। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आगे भी ऐसे प्रोडक्टिव वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, माइंड मैप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये PDF मैं वहां पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट है।